मौका अच्छा था। मैं तेज़ी से बच्चों के टेंट की तरफ लपका। टेंट की जिप बंद थी और अंदर की तरफ से खुलती थी। मैंने दोनों हाथों से जल्दी जल्दी उसे खींचकर खोला और अंदर झांका। दोनों बच्चे अंदर थे। मैंने बड़े लड़के से कहा, भागो यहाँ से, मेरे साथ चलो, बच्चा मुझे दे दो। मुझे छुपने की जगह का पता है, हम छुप जाएंगे, चलो। मगर उन्होंने मुझ पर कोई तवज्जो नहीं दी, ना ही मेरी तरफ देखा, जैसे मुझे सुना ही ना हो। मुझे हैरत हुई। फिर मैंने सोचा, क्यों ना बच्चा इसके हाथ से छीन लूँ। मैं अभी बच्चा छीनने को आगे बढ़ा ही था कि बच्चा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। मैं रुक गया कि ये मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहा है। एक पल में ही मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। मुझे देखकर नहीं, किसी और को देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत मेरे सर पर खड़ी थी। मैं डर के मारे टेंट के अंदर घुस गया और दीवार से पीठ लगाकर उस औरत को देखने लगा। मैं थर थर काँप रहा था। औरत की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने लड़के को बच्चा वहीं छोड़कर जाने को कहा। अब तुम्हारी बारी है, आ जाओ बाहर। बेटा, मेरा प्यारा बेटा, इब्राहिम को अभी यहीं रहने दो। बच्चा मुस्कुराता हुआ ओके मम्मा कहता बाहर निकला। मैं अपनी जगह सुन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, कैसे इस बच्चे को बचाऊं। वो उसे टेंट से बाहर ले गई और आहिस्ता आहिस्ता से कुछ कहने लगी और बच्चे का मुंह टेंट की तरफ कर लिया। लड़के का रुख अब हमारी तरफ था। वो अपने छोटे भाई को देखकर मुस्कुरा रहा था। वो औरत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी हो गई और उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। उंगलियां फेरते फेरते उसने अपने बेटे के सर का बोसा लिया। आनन फानन अगले ही पल बालों से पकड़कर उसका सर ऊंचा किया और तेज़ धार छुरी अपने बेटे के गले पर फेर दी। खून फुवारे की तरह उबलता हुआ उसके गले से बाहर निकला। मैं और वो बच्चा जो अंदर बैठे थे खून में नहा गए। लड़का ज़मीन पर गिर पड़ा और पानी से निकली मछली की तरह तड़पने लगा और औरत घुटनों के बल अपने बेटे के पास बैठ गई और चुपचाप खामोश नज़रों से टिकटिकी बांधे उसे देखती रही, यहाँ तक कि उसका तड़पना ख़त्म हो गया। बच्चे की जान निकल गई और वो बिल्कुल ठंडा पड़ गया। ये सब देखकर मुझ में हिलने की भी ताकत नहीं बची थी। मैं बस उस औरत को देखे जा रहा था कि अब मेरी बारी होगी। पता नहीं ये मुझे कैसे कत्ल करेगी। मुझे इस छोटे से मासूम बच्चे पर बहुत तरस आ रहा था, मगर मैं बेबस था क्योंकि वो बहुत बड़ी थी मुझसे और मैं उससे लड़ नहीं सकता था। मैं किसी को बचा भी नहीं सकता था। मेरी पहली कोशिश ही नाकाम हो चुकी थी और आखिर में मुझे अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नज़र आई जब उस औरत ने अपना सर टेंट के अंदर डाला। शायद मेरा दिल बंद होने लगा था और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, जैसे मेरे हाथ और पाँव अभी से मर चुके हैं। उसका झुका हुआ सर जो टेंट के अंदर था मेरे बहुत करीब था। मेरी हथेलियों पर पसीना आना शुरू हो गया था। फिर उसने अपना सर उठाया। वो मेरी तरफ नहीं बल्कि मेरे बराबर बैठे छोटे बच्चे की तरफ देख रही थी और मुस्कुराते हुए उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और बच्चे को टेंट से बाहर निकाल लिया और मुड़कर जाने लगी। मैंने भी जल्दी से टेंट के बाहर अपना सर निकाला। वो बाथरूम की तरफ मुड़ गई थी। चुपके चुपके दबे कदमों से मैंने उसका पीछा किया। वो बाथरूम के अंदर जा चुकी थी और मैं बाथरूम के दरवाज़े पर खड़ा अंदर झांक रहा था कि अब वो क्या करने वाली है। और तब उसने जुल्म की इंतहा कर दी। पहली बच्ची को कत्ल करने के बाद और टेंट पर आने से पहले उसके बाथरूम जाने का मकसद मुझे अब नज़र आ रहा था। वो दरअसल बाथ टब में पानी भर रही थी, जो कि
आप बाहर बहना शुरू हो गया था। न जाने कब से बह रहा था, क्योंकि बाथरूम का फर्श पानी से लबालब भरा हुआ था। अपने बच्चे को लोरी सुनाते सुनाते वो बाथटब के करीब पहुंची। बाथटब फुल भरा हुआ था। वो बिल्कुल उसके साथ बच्चे को गोद में लिए खड़ी। बच्चा किलकारियाँ मारता हंस रहा था और साथ ही अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी माँ के चेहरे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने बच्चे को चूमा और बहुत आराम से उस मासूम को पानी भरे टब के अंदर डाल दिया। उस मासूम को मारने में उसे ज़रा भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि बच्चा इतना छोटा सा था कि वो खुद ना तो बाहर आ सकता था और ना ही तैर सकता था। मैं बाथरूम के बाहर खड़ा ये मंज़र अपने सुन्न होते हुए दिमाग के साथ देख रहा था। थोड़ी देर गुजरी, अब तक शायद ये बच्चा भी मर चुका था। मैं मुंतज़िर था कि अब वो क्या करेगी। तभी वो थोड़ा सा मुड़ी और ज़मीन को घूरने लगी और आहिस्ता आहिस्ता कुछ बड़बड़ा रही थी। मैंने सुनने की कोशिश की, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आई। वो बराबर कुछ बोले जा रही थी, सर झुकाए, नज़रें झुकाए। अब वो आहिस्ता आहिस्ता बाथरूम से बाहर आने लगी थी। उसके कदम बहुत हल्के थे, पैरों को जैसे घसीटते हुए आ रही थी। मैं फ़ौरन वहाँ से हट गया और सीधा एक बेड के पीछे छुप गया और उसे बाहर जाते देखता रहा। वो सीधा अपने रूम की तरफ मुड़ गई। मैं भी पीछे गया, मगर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उसकी रफ्तार भी बेहद कम थी। अपने रूम में पहुंचकर वो अपने शौहर की लाश के करीब जा रही थी। न जाने वो क्या करने वाली थी। सामने ड्रेसिंग टेबल के पास ही उसके शौहर की लाश पड़ी थी। अपने शौहर के पैरों के पास जाकर उसने दोनों पाँव पकड़े और उसे घसीटते हुए ड्रेसिंग टेबल से दूर किया और बहुत आराम से ड्रेसिंग टेबल के नीचे से स्टूल खींचकर बाहर निकाला। उस पर बैठकर वो मुसलसल खुद को आईने में देखे जा रही थी। वो अब भी कुछ बड़बड़ा रही थी, मगर वो बड़बड़ाहट मुझे समझ नहीं आई। अब उसने ड्रेसिंग टेबल की दराज खोली और उसमें से एक हेयर ब्रश बाहर निकाला और अपने बालों को ब्रश करने लगी, बेहद सुकून और इत्मीनान से। मगर उसका ब्रश करने का अंदाज़ अजीब सा था। वो अपने सर पर ब्रश रखती और उसे सीधा नीचे की सिमत ले जाती। वो उस तरह ब्रश नहीं कर रही थी जैसे मम्मा करती हैं। काफ़ी देर तक ब्रश करती रही, फिर ब्रश उसके हाथों से गिर गया, मगर उसने परवाह नहीं की और अपना सर ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया और आंखें बंद कर लीं। कुछ ही देर गुजरी थी कि उसने एक झटके से अपना सर उठाया, आईने में ख़ुद को देखा और जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। फिर मुड़कर रूम का जायज़ा लिया। जब उसकी नज़र शौहर की लाश पर पड़ी, उसने अपने शौहर की लाश को ऐसे देखा जैसे उसे यकीन न आया हो कि उसका शौहर मर चुका है। वो स्टूल को परे ढकेलती उठी और दीवाना वार अपने शौहर की लाश के पास आई। घुटनों के बल अपने शौहर की लाश के पास झुक गई, दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ लिया। तेज़ी से उसके बाल संवारने लगी और कहने लगी, क्या हुआ, किसने किया, उठो, उठ जाओ, तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो ना, चले जाओ, मगर इस तरह मरकर मत जाओ। तुम मेरे बच्चों के बाप हो। मैं बच्चों को क्या जवाब दूंगी कि तुम्हारा बाप कहाँ है? तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। वो रोती रही, बोलती रही, तड़प तड़प कर लाश से लिपट रही थी। अब मुझे उस पर तरस सा आने लगा था। काफ़ी देर तक वहीं बैठी रोती रही, कभी अपने शौहर का हाथ पकड़कर चूमती, आँखों से लगाती, उसके चेहरे को अपने हाथों में देकर चूमती। हर कोशिश कर रही थी कि किसी तरह वो ज़िंदा हो जाए। रोते रोते उसकी हिचकियाँ बंध गईं, वो निढाल हो गई। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। मैं रूम के बाहर खड़ा था। वो मुझे देखने लगी बहुत गौर से। मैं डर गया। वो उठी और भागती हुई मेरी तरफ आई।
मैं डर के मारे दरवाजे पर से हट गया और उल्टे कदमों पीछे की जानिब तेज़ी से जाने लगा, मगर मेरी पुश्त किसी चीज़ से टकरा गई। वो दीवार थी और मैं दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। वो दरवाजे तक आकर बच्चों के रूम की तरफ मुड़ गई। मैं भी डरते डरते पीछे गया। रूम के दरवाजे तक पहुंचा। वो बेड के पास खड़ी अपनी बेटी की लाश के ऊपर से चादर हटा रही थी। अब वो बेटी की लाश को सीने से लगाए ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। फिर उसे याद आया, मुड़कर इधर उधर देखने लगी और उसकी नज़र टेंट के पास अपने बेटे की लाश पर पड़ी। वो उसकी तरफ लपकी, बेटे को चूमने लगी और लगातार रोए जा रही थी। उसकी चीखें और रोने की आवाज़ से मेरा दिल दहले जा रहा था। अचानक जैसे वो कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी। वो पानी की आवाज़ थी। पानी बह रहा था। बेटे को वहीं छोड़कर वो बाथरूम की तरफ भागी। थोड़ी देर में चीखती चिल्लाती रोती अपने मरे हुए बच्चे को सीने से लगाए बाहर निकली। उसे समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह अपने बच्चे को ज़िंदा कर दे। बच्चे को बेड पर लिटाकर उस पर कंबल डाल रही थी। उसे गर्म करने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ पांव सहला रही थी, मगर सब बेकार। रोते रोते वो कुछ सोचकर उठी और बाहर चली गई। थोड़ी ही देर में वो वापस आई। उसके हाथ में रस्सी थी। अब वो ज़मीन पर बैठ के रस्सी को बनाने लगी। थोड़ी ही देर में फंदा तैयार हो गया। अब उसने वही अलमारी खोली जिसके आगे मैं क्रॉस पकड़े बैठा था। वो अलमारी वाकई बहुत बड़ी थी और दीवार में बनी हुई थी। उसने बच्चों के कपड़े बाहर फेंके, हैंगर्स हटाए, फिर कुछ सोचकर इधर उधर देखा। बच्चों के रूम में एक छोटा सा स्टूल रखा था जो कि प्लास्टिक का था। वो उठाकर उसने अलमारी के अंदर रखा। हैंगर्स लटकाने वाली रॉड में रस्सी को घुमाया। मैं समझ गया ये क्या कर रही है। वो शायद मेरे लिए अब कुछ करने वाली थी। मैं पूरी तरह तैयार खड़ा था कि भाग खड़ा होऊंगा। स्टूल पर चढ़कर वो रस्सी को और छोटा कर रही थी। जब पूरी तरह फंदा तैयार हो गया, उसने फंदा अपने गले में डाला और बिना कुछ सोचे समझे एक पल की देर किए बिना स्टूल को धक्का दे दिया और गर्दन के सहारे झूलने लगी। मैं भाग खड़ा हुआ, सीधा दरवाजे की तरफ भागा और बाहर का दरवाज़ा खोल दिया। बाहर मुकम्मल अंधेरा था। मैं अभी इस अंधेरे से गुज़रने की हिम्मत खुद में पैदा ही कर रहा था कि घर के अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आई और साथ ही लाइट ने झटके खाना शुरू कर दिए। रोशनी आने और जाने लगी। मैंने डरते डरते घर के अंदर झांका क्योंकि सीढ़ियाँ भी अंधेरा ही थी। बच्चों के रूम से मुझे कोई चीज़ रेंगती हुई अपनी तरफ आती हुई महसूस हुई, मगर अंधेरा था। समझ नहीं आई। एक पल को रोशनी होती, अगले पल को अंधेरा, फिर अगले ही पल जैसे रोशनी हुई। वही औरत अब मेरी तरफ देखते हुए रेंगती हुई आ रही थी। अगले ही पल वो खड़ी हुई। उसके पांव ज़मीन से ऊपर थे। उसका एक हाथ आगे था। वो मुझे पकड़ना चाहती थी। मैं बाहर की तरफ भागा, मगर वो मेरे करीब आ चुकी थी। मैं सीढ़ियों तक पहुंच चुका था, मगर तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियों पर से नीचे जाने लगा। मेरे सर पर चोट आई, कंधे पर। फिर आँखों के आगे अंधेरा छा गया और मुझे कुछ होश ना रहा। जारी है।